ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे बाष्पोत्सर्जन की, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन के प्रकार की और उसके एक प्रयोग की। अब हम बात करेंगे स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। अभी जब हमने बाष्पोत्सर्जन पढ़ा तो बाष्पोत्सर्जन में एक शब्द आया स्टोमेटा, ठीक है। उस स्टोमेटा के बारे में हम बात करेंगे। स्टोमेटा या रंध्र किसे कहते हैं, ठीक है। स्टोमेटा या हम रंध्र किसे कहते हैं, क्लियर है। एक बात और ध्यान देंगे, रंध्र को कई बार पर्ण रंध्र के नाम से भी जाना जाएगा, पर्ण रंध्र, ये भी देख लेंगे हम। ये चीज है पर्ण रंध्र, ठीक है। पर्ण रंध्र या रंध्र या स्टोमेटा क्या है, देखते हैं। इसे हम डायग्राम के रूप में ही देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। देखते हैं, ये कोई भी एक पत्ती है, ठीक है। इस पत्ती के अंदर या इस पत्ती पे हमें असंख्य सूक्ष्म छिद्र देखने के लिए मिलेंगे, क्लियर है। असंख्य सूक्ष्म छिद्र देखने के लिए मिलेंगे। इन्हीं छिद्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, यही जो पत्ती में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को ही हम स्टोमेटा बोलते हैं, क्लियर है यहां तक बात। अब स्टोमेटा की तो हमें बात समझ में आ गई है, क्या है स्टोमेटा ये समझ में आ गया है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टोमेटा। जो स्ट्रक्चर होगी स्टोमेटा की कैसी होगी, स्टोमेटा की संरचना कैसी होगी, ठीक है। हाई स्कूल बोर्ड में, 10th बोर्ड में स्टोमेटा का डायग्राम और इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसे डायग्राम को ही हम एक बार देख रहे हैं। मैं अब क्या करता हूं, यहां से इतने पोर्शन को अगर तुम देख रहे हो, इतने पोर्शन को बाहर बड़ा करके दिखाता हूं कि ये स्टोमेटा किस प्रकार से दिखता है। ध्यान देंगे, अगर हम इस स्टोमेटा को यहां देखते हैं तो इस स्टोमेटा में मुझे इस प्रकार से एक सेल दिखाई दे रही है, ठीक है। और इस सेल को अगर तुम देख रहे हो तो ये सेल ऐसी लग रही है जैसे आधा चांद, जिसे हम अर्धचंद्र बोलते हैं, या ऐसी दिखाई दे रही है जैसे किडनी, क्लियर है, जैसे किडनी ऐसी दिखाई दे रही है। तो इस सेल के बिल्कुल सामने एक सेल और पाई जा रही है, ठीक है, क्लियर है। ये कितनी सेल हैं, 2 सेल हैं, ठीक है। इन दोनों सेल को हम बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोल रहे हैं इन्हें, गार्ड सेल। इनके नाम बहुत मस्त हैं, गार्ड सेल या
या इसे हम बोलते हैं, जितने नाम बता रहा हूं सारे ध्यान देंगे, द्वार कोशिका। इन्हें हम द्वार कोशिका बोलते हैं, ठीक है। इन्हें हम रक्षक कोशिका बोलते हैं। क्लियर है? ये सारे नाम हमें पता होने चाहिए। द्वार कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल, ये सब हमें पता होने चाहिए, ठीक है। गार्ड सेल की शेप कैसी होती है, वो दिखाई कैसी देती है, जैसे अर्धचंद्र या वृत्त आकार। ये सब किडनी को हम ये बोलते हैं वृत्त, तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार। क्लियर है यहां तक? वृत्ताकार, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यहीं से हमें बहुत अच्छे से समझना है कि जो ये किडनी शेप स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्हें हम गार्ड सेल कह रहे हैं, उस गार्ड सेल की जो ये मेम्ब्रेन है, सॉरी ये जो भित्ति है, ठीक है, ये जो भित्ति है वो थिक है या मोटी है, देख रहे हो, ये कैसी है, मोटी है। जबकि बाहर वाली जो सेल वॉल है या भित्ति है वो थिन है या पतली है। क्लियर है? तो हमें समझ में आना चाहिए, जो बाहर की भित्ति वो पतली, जो अंदर की भित्ति वो मोटी। उसके अलावा इस गार्ड सेल के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियस, ये हमें पता ही होगा, सेल है। क्लोरोप्लास्ट, ये हमें समझ में आता है। साइटोप्लाज्म, ये सब चीज हमें समझ में आती है। क्लियर है? ये वाली बात हमें समझ में आ रही है। अब इस गार्ड सेल के बीच में जो हमें ये दिखाई दे रहा है पोर्शन, इस पोर्शन को हम बोलते हैं पोर या छिद्र। ध्यान रखेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं या पोर बोलते हैं, ठीक है। तो गार्ड सेल और छिद्र, हमें अभी तक ये चीज समझ में आई है। इस गार्ड सेल के बाहर, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, क्या होंगी, कुछ सहायक कोशिकाएं होंगी। तो ये जितनी भी मुझे ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। तो इनका नाम मैं क्या लिखता हूं, सहायक कोशिका। क्लियर है? सहायक कोशिका। और अब ध्यान दें, ये वाली भित्ति बाह्य भित्ति, जबकि इस वाली भित्ति को हम आंतरिक भित्ति भी कहते हैं। इस वाली को क्या बोल रहे हैं, आंतरिक भित्ति बोल रहे हैं। ये क्या है, ये हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट है। ये है हरित लवक, ठीक है, कोशिका द्रव्य। हम नाम लिख सकते हैं, इसका नामांकित चित्र पूछा गया है एक बार हाई स्कूल में। क्या है ये, कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये जितने भी नाम बताए हैं वो सारे पता होने चाहिए। 2 नंबर में नामांकित चित्र पूछा गया है। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये सहायक कोशिकाएं हैं, ये द्वार कोशिकाएं हैं। अब देखो स्टोमेटा है क्या, मैं एक लाइन लिखता हूं, उसे समझने की कोशिश करेंगे।
मैंने यहां लिखा है स्टोमेटा इज इक्वल टू गार्ड सेल प्लस पोर। मतलब क्या है भाई? जब द्वार कोशिकाएं और छिद्र, ये वाली चीज दोनों मिलकर और ये चीज मिलकर, अर्थात एक चीज तो हो गई है गार्ड सेल और एक चीज हो गया छिद्र, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इस पूरी स्ट्रक्चर को कुछ साइंटिस्ट स्टोमेटा कहेंगे। समझ पा रहे हो? कुछ साइंटिस्ट इनको मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनी है उसे क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इस छिद्र को ही स्टोमेटा कहते हैं। तो तुम्हें दोनों ही बात समझ में आनी चाहिए, गलत कुछ नहीं है। ठीक है, ये पूरी स्ट्रक्चर स्टोमेटा बोल दो या केवल इसके बीच का जो छिद्र है इसे स्टोमेटा बोल दो। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये जो छिद्र है, इस छिद्र के पीछे, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे, ये छिद्र है, पोर है, इस पोर के एकदम पीछे एक खाली स्थान होता है। ठीक है, एक कैविटी होती है। उस कैविटी को हम सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ध्यान देंगे, सब स्टोमेटल कैविटी। ठीक है, उपरंध्रीय गुहा, हिंदी में बोला जाता है उपरंध्रीय गुहा, सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, ये जो गार्ड सेल हैं, ये गार्ड सेल इस पोर को बंद करने और खोलने की क्षमता रखती हैं। अर्थात ये पोर कब बंद होगा, कब खोला जाएगा, ये बंद हो सकता है, ये खोला जा सकता है, ये सब कुछ निर्भर करेगा गार्ड सेल पर। तो मुझे गार्ड सेल का कार्य बताओ। गार्ड सेल का कार्य होता है जो स्टोमेटा है उसे बंद करना और उसे खोलना। क्लियर है यहां तक? ये वाली बात। स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल के संख्या बताओ, कितनी है इनकी संख्या? तो मुझे समझ में आ रही है 2, 1 और 1 2। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल की संख्या बताइए। तो हमें पता चल गया है कितनी है? 2 संख्या है इनकी। पता है क्या द्वार कोशिकाओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप भोजन बनता है? या द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? होती है। कैसे होती है? क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। तो ये बताओ जरा, हमें स्टोमेटा समझ में आया है क्या? स्टोमेटा की स्ट्रक्चर समझ में आई है? क्लियर है? अब हम जरा देखते हैं क्या बताती है स्टोमेटा को। देखते हैं कि बुक क्या बता रही है स्टोमेटा के बारे में। चलो देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। रंध्र या स्टोमेटा मुख्यतः पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। ठीक है, बाहर की ओर जो बाह्य त्वचा होगी उस पर पाए जा रहे हैं। प्रत्येक रंध्र में, यहां से ध्यान दें भैया बहुत अच्छे से, प्रत्येक रंध्र में 2 अर्धचंद्राकार गार्ड सेल पाई जाती हैं। तो समझ में आया क्या? 2 अर्धचंद्राकार गार्ड सेल पाई जाती हैं। इनमें किनमें? गार्ड सेल में रंध्र को छोटा और बड़ा या बंद, ठीक है, छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती हैं, या उसे बंद कर सकती हैं, ये करने की क्षमता होती है। बता दी थी ये वाली बात। आगे चलेंगे। रंध्र के नीचे एक सब स्टोमेटल कैविटी होती थी।
यहां बताया ये छिद्र है, छिद्र के बिल्कुल पीछे सब स्टोमेटल कैविटी होती है। ठीक है, कैविटी का मतलब खाली स्थान है, गड्ढा है। इसका संबंध अंतराकोशिकीय स्थानों से होता है। ये वाली बात देख लेंगे भाई। इसके पीछे जो ये कैविटी बनी है, सब स्टोमेटल कैविटी बनी है, ये कैसे बनी है? तो ध्यान देंगे, पत्ती एक परत वाली तो होगी नहीं, थोड़ी बहुत तो मोटी होगी। बाहर की जो कोशिकाएं हैं, या इसे हम ऐसे देख लें, ये स्टोमेटा, ठीक है, ये पत्ती की ऊपरी सतह है और ये निचली सतह, ठीक है। यहां कुछ कोशिकाएं हैं, तो इन दोनों कोशिकाओं के बीच में ये खाली स्थान बचा है या नहीं बचा है? बचा है, खाली स्थान, गड्ढा है। इसे हटाओ जरा अभी। ये देखो, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई आ रही थी, लेकिन इन कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान बचा है। इन कोशिकाओं के बीच में क्या है? खाली स्थान है। इस खाली स्थान को ये बोलते हैं अंतराकोशिकीय स्थान, ठीक है। और यहीं पर क्या पाया जाएगा? ये स्टोमेटा, और इसके पीछे जो ये खाली स्थान है, इसे हम बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। तो मैं इसे यहां लिखता हूं स्टोमाटा या स्टोमेटा, और इसे हम बोलते हैं ये, ठीक है, सब स्टोमेटल कैविटी। तो समझ में आया?